आप सभी का स्वागत है एनएस लर्निंग क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो उसमें कई चीज़ें ऐसी आएगी जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप पीएफ की बात करते हैं, ईपीएफ की बात करते हैं, ठीक है, इत्यादि चीज़ों के बारे में भी हम इस क्लास में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो वॉट एवर यू डू इट वेल। जो भी आप करें उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करें, अपना 100% जरूर दें, ताकि बाद में पछतावे के लिए कोई बात ना रह जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8, धारा नंबर 49 टू 53, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद बहुत ही जल्दी हम इसका स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर लेंगे। We will continue chapter number 8, properties and funds of cooperative societies. धारा नंबर 47 टू 53, सहकारी सोसाइटियों की संपत्ति की बात होगी यहाँ पर और निधि की बात होगी। जो भी फंड्स होंगे, जो भी असेट्स होंगे, ओके, जो भी प्रॉपर्टीज होगी, उसकी हम बात यहाँ पे करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। धारा नंबर 49 को डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, निधि का निवेश। कहाँ कहाँ पर निधियों का निवेश होने वाला है। एक सहकारी समिति अपनी निधियों को इनमें से एक या अधिक में निवेश करेगी। आगे हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर सहकारी सोसाइटी अपने निधियों को निवेश कर सकती है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन इन्वेस्ट इट्स फंड्स इन फॉलोइंग, ओके, नेमली हम आगे देख लेते हैं कौन कौन है यहाँ पर। सो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि फंड कहाँ कहाँ पे निवेश होगा। पॉइंट नंबर ए, केंद्रीय सहकारी बैंक में, ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक को आप और क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। बी, और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है फंड का, अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप और क्या बोल सकते हैं, शीर्ष सहकारी समितियाँ। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर सी। तो अपना टॉपिक ध्यान में रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, फंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ओके। फंड इन्वेस्टमेंट सी पॉइंट में सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति द्वारा जारी किए गए शेयरों या प्रतिभूतियों या डिबेंचर में भी निवेश किया जा सकता है। किसका, सहकारी सोसाइटी के निधि का, फंड का। सीमित दायित्व क्या होता है भाई, जहाँ के जो सदस्य हैं या उससे रिलेटेड कोई संस्था है वो उसको क्या कर सकती है, जितना भी धन है उसका 5 गुना तक हेल्प कर सकती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीमित दायित्व वाली समितियाँ कौन सी होती हैं, असीमित दायित्व वाली समितियाँ कौन सी होती हैं, ठीक है। और हम सीमित दायित्व और असीमित दायित्व की बात कब करते हैं, जब कोई सहकारी समिति का क्या होता है, वाउंड अप होता है या फिर वो डिसॉल्व होने वाली होती है, तो उससे बचाने के लिए जो यहाँ पर हेल्प की जाती है, ठीक है। तो सीमित दायित्व को हम बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोल रहे हैं हम इसे, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। और बात करते हैं यहाँ पे प्रतिभूतियों की, ये भी एकदम शुद्ध हिंदी वर्ड है, प्रतिभूतियां होती हैं सिक्योरिटीज। बाकी डिबेंचर और शेयर आप लोग समझते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट नंबर डी, नियमों द्वारा या सरकार का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जो भी अनुमत होंगे, यानी कि सरकार का अगर कोई आदेश होता है कि यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए, या फिर कोई रूल्स हैं कि उन रूल्स के तहत इन फंड का क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यानी कि कोई भी नियम के तहत और अगर गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है तो वहाँ पर फंड को इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस तरह सोसाइटी जो अपना फंड है वो कहाँ कहाँ निवेश कर सकती है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आइए, पॉइंट नंबर ए, एक तो केंद्रीय सहकारी बैंक में निवेश कर सकती हैं, दूसरा अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक में निवेश कर सकती हैं, थर्ड सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति के लिए भी निवेश कर सकती हैं, जिसके किस में करेगी, शेयर में, प्रतिभूतियों में या डिबेंचर में, ठीक है। डी पॉइंट कि अगर कोई रूल्स में लिखा हुआ है या गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है तो वहाँ पर भी निवेश किया जा सकता है। ये 4 पॉइंट्स याद रखिए। नाउ धारा नंबर 50, सेक्शन 50 में रेस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग्स, उधार पर प्रतिबंध। अब सहकारी समितियां जो भी लोन देती हैं उनमें किस किस बात पर प्रतिबंध हो सकता है, किसको उधार दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता है, कितने समय के लिए दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम धारा नंबर 50 में।
धारा नंबर 51 में हम देख रहे हैं कि उधार पर क्या प्रतिबंध है। बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है उधार पर प्रतिबंध। किस तरीके से प्रतिबंध होगा यहाँ पर कि एक सहकारी समिति केवल जमा और ऋण प्राप्त करेगी। ठीक है, क्या क्या करेगी? जमा करेगी और ऋण दे सकती है। ऐसी सीमा तक, ये यहाँ पे प्रतिबंध है कि ऐसी सीमा तक ही उधार दे सकती है जो कि क्या हो, बाइलॉज में, उपनियमों में प्रेस्क्राइब्ड हो, निर्दिष्ट हो। वहाँ तक ही जमा भी कर सकती है और ऋण भी दे सकती है। सोसाइटी कैन रिसीव डिपॉजिट एंड लोन्स ओनली टू सच एक्सटेंट, जहाँ तक क्या हो वो प्रेस्क्राइब्ड हो। कहाँ पे? इन बाइलॉज। धारा नंबर 52 बात हो रही है यहाँ पर, धारा नंबर 52 की। और एक अल्पकालिक को आप लघु भी पढ़ सकते हैं। लघु अवधि के लिए जो होती है सहकारी ऋण संरचना सोसाइटी, यानी कि ऐसी सोसाइटी जो कम समय के लिए लोन देती है। ऐसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए कुछ अलग रूल्स यहाँ पर होते हैं। क्या होते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा विनियमित किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से क्या लिया जा सकता है? उधार लिया जा सकता है। तो ये जो ऋण संरचना सोसाइटी है अल्पकालिक वाली, वो क्या कर सकती हैं? जो आरबीआई द्वारा विनियमित है, रेगुलेटेड बैंक है और वित्तीय संस्थाएं हैं, वहाँ से क्या कर सकती हैं? उधार ले सकती हैं। ओके, मीन्स वी कैन से बोरो फ्रॉम the bank and institutions, we can say the bank and institutions which are regulated by RBI, जो कि किसके द्वारा रेगुलेटेड हैं? RBI के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, रेगुलेटेड बाय RBI। नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल बैंक या किसी अन्य पुनर्वित्त एजेंसी से भी क्या हो सकता है? पुनर्वित्त लिया जा सकता है। पुनर्वित्त को हम क्या बोल सकते हैं? रीफाइनेंस। ओके, बात किसकी हो रही है यहाँ पर? रीफाइनेंस की बात हो रही है। तो रीफाइनेंस की कंडीशन में जो नेशनल बैंक्स होते हैं, राष्ट्रीय बैंक और कोई अन्य रीफाइनेंसिंग एजेंसी होती है, वहाँ से रीफाइनेंस किया जा सकता है। और यहाँ पर कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि किसके द्वारा संचालित हो? आरबीआई के द्वारा। ये भी वहाँ से भी क्या करवा सकते हैं? पुनर्वित्त करवाया जा सकता है, रीफाइनेंस करवाया जा सकता है। नेक्स्ट, एक अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना जो सोसाइटी होती है वो और क्या कर सकती है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो जारी दिशा निर्देश होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, किसके द्वारा जारी? आरबीआई के द्वारा जारी गाइडलाइंस के साथ जमा राशियों और ऋणों पर ब्याज दरों का निर्धारण कर सकती हैं। कौन कर सकती हैं? जो अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना सोसाइटी होती हैं। क्या कर सकती हैं? अपनी जमा राशियों पर और ऋणों पर, डिपॉजिट्स पर और लोन्स पर ब्याज दरों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकती हैं? ये खुद फिक्स कर सकती हैं, लेकिन गाइडलाइन किसकी होगी? आरबीआई। तो आरबीआई के रूल्स को यहाँ पर इनको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पर जमा राशियों को हम क्या बोलेंगे? डिपॉजिट्स। जो भी डिपॉजिट होता है, ऋणों को बोला जाएगा यहाँ पर लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारण, डिसाइड किया जाएगा। दिशा निर्देश गाइडलाइंस, एंड आरबीआई तो आप पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं हम धारा नंबर 51 लैंडिंग पॉलिसी, यानी कि जो उधार दिया जाएगा उसकी नीतियाँ क्या रहेगी, किसको दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा। धारा नंबर 51 में फर्स्ट पार्ट, सहकारी समिति एक सदस्य के अलावा किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देगी, यानी कि जो सहकारी समिति के सदस्य होंगे, ऋण किसको दिया जाएगा? उन्हीं को दिया जाएगा। उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जो गैर सदस्य हैं, उन्हें यहाँ पर लोन नहीं दिया जाएगा। ये है उधार की नीति। तो 51 धारा में ये बताया जा रहा है कि उधार किसे दिया जाएगा? केवल और केवल सदस्यों को, इसके मेंबर्स को ही यहाँ पर उधार दिया जाएगा। मीन्स मेंबर्स आर लायबल टू अवेल लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखते हैं धारा नंबर 51(2) इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना है यहाँ से
इम्पोर्टेंट आप इसको मान करके चलिएगा। जहाँ पर भी डेटा दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हैं, वो तो इम्पोर्टेंट होगा ही एग्जाम की दृष्टि से। सो किसी भी वर्ष में बात हो रही है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक वर्ष की बात हो रही है कि एक वर्ष में प्राथमिक ग्राम सेवा समिति, तो यहाँ पर रूरल वाली समितियों की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों वाली जो समितियाँ होती हैं, या फिर जो किसान सेवा समिति होती है, कृषक वाली जो होती है, पर्टिकुलर किसके लिए, फार्मर्स के लिए जो होती हैं। सेवा समिति द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले ऋण की कुल राशि, यानी कि ये जो समितियां हैं वो जितना भी लोन देगी, टोटल जितना भी लोन प्रोवाइड कराएगी, उसका कम से कम 1/3 यानी कि 1/3, कितना, 33% आप इसे बोल सकते हैं। तो 1/3 पार्ट जो है वो किसे देना होगा, कमजोर वर्गों से संबंध रखने वाले लोगों को देना ही देना होगा। ओके, तो जितना भी लोन होगा यहाँ पर उसका 33% किसको जाएगा, कम से कम कमजोर वर्गों से संबंध रखने वाले सदस्यों को ही देना पड़ेगा। ऐसा इनका यहाँ पर उधार की क्या है, नीति है, लैंडिंग पॉलिसी। और वी कैन से एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट, 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट, और कौन सा अमाउंट, ऑफ लोन, लोन का जो है वो किसको दिया जाएगा, कमजोर वर्ग के लोगों को, हु बिलोंग्स टू वीकर सेक्शंस। देख लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। भूमि विकास बैंक की अब हम बात कर रहे हैं कि इसके द्वारा स्वीकृत ऋण की कुल राशि 25% से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना था, 1/3, और यहाँ पे कितना है, 25% यानी 1/4, यानी कि जितना भी ऋण ये प्रोवाइड करेंगी भूमि विकास बैंक, उसका टोटल का 1/4 किसको देना पड़ेगा, इन्हें, इन वीकर सेक्शन कैटेगरी वाले सदस्यों को देना ही पड़ेगा। तो यदि हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक की, लैंड डेवलपमेंट बैंक की, तो कितना परसेंट निर्धारित है यहाँ पर, 25% निर्धारित है ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ लोन, किसके लिए, फॉर वीकर सेक्शंस। याद रखिएगा 25% एंड 1/3। तो प्राथमिक ग्राम सेवा समिति को क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी विलेज सर्विस सोसाइटी। एंड इसी तरीके से किसानों के लिए क्या हो जाएगा, फार्मर्स सर्विस सोसाइटी। एक बात और देख लीजिए यहाँ पर कि यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट में कमज़ोर वर्गों के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, उनकी पहचान नहीं होती है कि कौन कमज़ोर वर्ग से हैं कौन नहीं है, तो ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से डिफरेंट परसेंटेज फिक्स कर सकती है कि इनको कम से कम लोन का कितना परसेंट दिया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1/3 और 25% बता रखा है, वो वेरी भी कर सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। धारा नंबर 51(3) देख लेते हैं। सरकार चल संपत्ति की सुरक्षा, चल संपत्ति को क्या बोलेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, की सुरक्षा पर, या अचल कैसी हो जाएगी, इमूवेबल। जो प्रॉपर्टी होती है उसको गिरवी रखने पर उधार देने को निषेध कर सकती है कि यदि कोई आपसे मतलब सहकारी समिति से क्या लेना चाहे, लोन लेना चाहे, और वो क्या कर रहा है, उसके बदले में उसकी कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके ले रहा है, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे प्रोहिबिशन लगा सकती है, निषेध कर सकती है कि ये लोन नहीं दिया जाए यदि कोई अपना सामान, अपनी संपत्ति गिरवी रख रहा है। गिरवी रखना यानी इसको हम बोल सकते हैं मॉर्टगेज। क्या बोल सकते हैं, मॉर्टगेज की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम धारा नंबर 51(4). उपधारा 1 के होते हुए भी एक सहकारी समिति जमाकर्ता को, यानी कि जो डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर को
उसके अकाउंट होगा सहकारी समिति में, तो उसकी कोई भी जमा होगी यहाँ पर, उसकी जमा पर या सिक्योरिटी पर क्या दे सकती है, ऋण दे सकती है। आपने देखा होगा यदि बैंकों में किसी के खाते में सपोज 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, किसी के अकाउंट में जमा है 1 लाख रुपए, तो उस बेस पे यदि कभी किसी को लोन की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक क्या करता है, आपकी जमा के अकॉर्डिंग आपको लोन भी अवेल करवा सकता है। जैसे यहाँ पर 4-5 लाख तक का लोन जो है जनरली मिल जाता है लोगों को। तो इसी तरीके से यदि किसी जमाकर्ता की यहाँ पर कोई जमा होती है, ठीक है, तो उस पर वो क्या दे सकती है, ऋण दे सकती है। कौन दे सकती है, सहकारी समिति, उपधारा 1 के होते हुए भी। धारा नंबर 51(5) एक वित्त पोषित यानी कि फाइनेंशियल बैंक की यहाँ पर बात हो रही है कि ऋण नीति को, उधार की जो नीति होती है, लैंडिंग पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो फाइनेंशियल बैंक है उसको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल, उसको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा किसी भी फाइनेंशियल बैंक को। अब शर्त यहाँ पे ये है कि यदि रिजर्व बैंक द्वारा दिशा निर्देश ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं तो ऐसे में जो शहरी सहकारी बैंक हैं, अर्बन, बात किसकी कर रहे हैं हम, जैसे ग्रामीण होते हैं वैसे शहरी सहकारी बैंक के लिए ऐसे दिशा निर्देश क्या होंगे, प्रभावी होंगे। वहाँ पर गवर्नमेंट के दिशा निर्देश प्रभावी ना होकर के किसके दिशा निर्देश, किसकी गाइडलाइंस प्रभावी होगी, ये होगी RBI की। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किसको फॉलो करेगा, RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉलो करेंगे यदि रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस ऑलरेडी जारी हो चुकी है। तो वित्त पोषित बैंक को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल बैंक। ऋण नीति क्या होती है, लैंडिंग पॉलिसी। और अनुमोदित करने का क्या मतलब होता है, अप्रूवल लेना, किसी की अनुमति लेकर के काम करना। धारा नंबर 51(6) देखिए यहाँ पर फिर लघु अवधि सहकारी ऋण संरचना सोसाइटी के संदर्भ में बात हो रही है। तो यहाँ पर मोस्टली ये जो नियम है वो लघु अवधि सहकारी ऋण संरचना सोसाइटी के लिए थोड़ा सा हट करके होता है, जो कि कम समय के लिए सहकारी समिति के मेंबर्स को क्या देती है, लोन देती है। तो इस खंड के किसी भी बात के होते हुए भी, जितने भी रूल्स अभी हमने पढ़े उन सब रूल्स के होते हुए भी जो लघु अवधि सहकारी ऋण संरचना सोसाइटी होती है वो अपनी ऋण नीतियों का निर्धारण क्या कर सकती है, स्वयं कर सकती है। यानी कि उसको दूसरों की गाइडलाइंस को फॉलो ना करने की बजाय खुद की ऋण नीतियाँ ये बना सकती हैं। क्या करना होगा, बस इसे अपने सदस्यों के हितों का ध्यान रखना होगा। तो ये लघु अवधि को हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ जो होती हैं, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी, जो कम समय के लिए ऋण उपलब्ध करवाती हैं। तो वो क्या कर सकती हैं, अपनी पॉलिसीज़ जो हैं सेल्फ ही डिसाइड कर सकती हैं। धारा नंबर 52 रेस्ट्रिक्शंस ऑन अदर ट्रांजेक्शंस विद नॉन मेंबर्स। ऐसे नॉन मेंबर्स का क्या मतलब है कि जो सहकारी सोसाइटी के सदस्य यहाँ पर नहीं होते हैं, तो वो यदि यहाँ पर कोई लेन देन करते हैं तो उन पर क्या क्या प्रतिबंध हैं, क्या क्या रोक हैं। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अंडर वो यहाँ पर लेन देन तो कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ना कोई प्रोहिबिशन यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो धारा नंबर 52 में सेम वही बात है कि यहाँ पर 50 और 51 धारा को तो आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा हम ये बात कर रहे हैं कि जो सहकारी समिति के सदस्य हैं उनके अलावा जो गैर सदस्य हैं उनके साथ लेन देन पर क्या होगा, प्रतिबंध होगा। तो नियमों, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार इनका लेन देन होगा। तो धारा नंबर 52 किससे रिलेट करती हैं, रेस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन मेंबर्स, रेस्ट्रिक्शंस ऑन
नॉन मेंबर्स ऑन अदर ट्रांजैक्शंस। अब देख लेते हैं धारा नंबर 53 जो कि आएगा किसके बारे, प्रोविडेंट फंड के बारे में, भविष्य निधि। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, तो उसके बाद जो आपको पेमेंट होगा उसके अंदर क्या होगा, निश्चित रूप से आपका भी एक प्रोविडेंट फंड पीएफ का एक अलग से अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे कि पीएफ क्या होता है, वीपीएफ क्या होता है, ईपीएफ क्या होता है, सारी चीज़ें सब लोग समझते हैं। तो जो लोग अभी नहीं जानते हैं वो देख लीजिए कि भविष्य निधि क्या होता है। तो पीएफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, धारा नंबर 53(1) अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि की स्थापना कर सकती हैं। जो भी सहकारी सोसाइटी होती है क्या कर सकती हैं, पीएफ अकाउंट ओपन करवा सकती है, किसका, अपने कर्मचारियों का, ताकि उनका क्या हो, लाभ हो। देखिए ये एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है कि जब आपको कभी अपनी लाइफ में इमरजेंसी होती है तब आप इस फंड का यूज़ कर सकते हैं, या अति आवश्यक कार्यों के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई मकान बनाना है, आपकी शादी है, या अन्य कोई चीज़ है, आपको कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई भी आपका इमरजेंसी या आवश्यक कार्य होता है जहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत होती है, एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत आपको होती है। तो ऐसे समय पे ये जो पीएफ फंड होता है वो बहुत ही काम आता है, किसके लिए, कर्मचारियों के लिए। तो जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थाओं में काम करते हैं उन सब का लगभग क्या होता है, एक पीएफ अकाउंट तो होता ही है। अब कर्मचारियों और सोसाइटियों द्वारा यहाँ पर क्या होता है, योगदान होता है, यानी कि जो एम्प्लॉई वर्क कर रहा है उसका तो होता ही है, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर होता है जिसके यहाँ वो जॉब कर रहा है वो भी यहाँ पर क्या करता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये कितना है, आप सब लोग को किसी को तो पता होगा कि कितना % जो है पीएफ काटा जाता है। तो ये सेंट्रल रूल्स के अकॉर्डिंग 12% काटा जाता है, यानी कि ये जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उससे उसका 12%, ठीक है। बेसिक सैलरी का कितना, 12% यहाँ पर काटा जाता है। जैसे सपोज 10,000 किसी की सैलरी है, बेसिक की बात कर रहे हैं हम ओनली, तो कितना यहाँ पर पीएफ कटेगा, 1200 रुपये पीएफ कटकर आपको बाकी सैलरी आपके हाथ में आएगी। तो इस तरीके से होता है ये पीएफ, कितना होता है, 12%। साथ ही जो एम्प्लॉयर है वो भी अलग से आपका अकाउंट होता है ये पीएफ अकाउंट, ये सारा अमाउंट किसका रहेगा, आपका ही रहेगा, लेकिन आप इन फ्यूचर आप इसको ले सकते हैं, सैलरी के साथ में आप इसको नहीं ले सकते। तो एम्प्लॉयर भी जो है वो भी 12% यहाँ पर क्या करता है, निवेश करता है, और वो कहाँ जाता है, आपके ही पीएफ फंड में, और इसके ऊपर 100% जो एम्प्लॉय होता है, कहने का मतलब उसी का ही अधिकार होता है। तो एक चीज़, एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है कि जो पीएफ होता है, सोसाइटी द्वारा जो प्रोवाइड पीएफ अकाउंट होता है उसमें कौन कौन निवेश करते हैं। तो खुद कर्मचारी तो करते ही हैं, साथ ही साथ सोसाइटी भी यहाँ पर योगदान इसमें करती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस पीएफ से रिलेटेड मैं दे देती हूँ कि जब कभी आप जॉब करने लगेंगे तो क्या होगा, ये जो पीएफ में 12% आपको देना होता है आपकी सैलरी से, आपकी बेसिक सैलरी से, और बाकी कौन देता है, आपके एम्प्लॉयर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलती है। पहली बात कैसा मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आपको दिया जाता है इस पीएफ के ऊपर। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो भी काफ़ी हाई होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं कि कौन सी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा रखा है उसका अच्छा अमाउंट बन जाए, हमें अच्छा ब्याज मिले, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, इस पीएफ के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ होती है, क्या होती हैं, पीपीएफ भी होती हैं, उसमें भी कैसा इंटरेस्ट मिलता है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन ये जो पीपीएफ वाली स्कीम है वो जो लोग कार्यरत नहीं हैं, किसी जॉब में नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पीएफ किसके लिए होता है, जो लोग किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए होता है। और ये जो पीपीएफ होता है वो किसके लिए है, हमारे जैसे आम नागरिकों के लिए
लिए भी होता है। नॉर्मल साधारण इंसान अगर अपनी सेविंग करना चाहता है तो पीपीएफ में करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलता है और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होती हैं वो भी काफ़ी हाई होती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एक जो 10 साल से छोटी बच्चियां होती हैं उनके लिए भी सुकन्या वाला, आपने नाम सुना होगा सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में, तो उनके लिए भी ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल स्कीम होती है। तो यदि आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो इस स्कीम के अंदर ज़रूर करें, इससे आप क्या करेंगे, एक मोटा धन प्राप्त करेंगे। तो यदि आपको पीपीएफ और सुकन्या के बारे में जानना है तो आप हमारी इसी चैनल पर पिछली वीडियो में इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा पीएफ के बारे में, ये सुना होगा कि यार कुछ लोग जब रिटायर हो जाते हैं अपनी जॉब से तो उनको एक बहुत ही मोटा धन प्राप्त होता है, लाखों करोड़ों रुपए उन्हें वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे मिलते हैं, उसमें किसका योगदान होता है, इस पीएफ का ही एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो पीएफ उनका हर मंथ सैलरी से जो कटता है 12 और 12, अपन ऐसे मान सकते हैं कि 24% जो उसका पीएफ कटता है किसी एम्प्लॉय का, वो बाद में जाकर के जब वो 40 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद रिटायर होते हैं तो क्या होता है, रिटायर होने के बाद में उनको ये सारा का सारा अमाउंट एक मुश्त इकट्ठा मिल जाता है। ओके, तो ये होता है पीएफ का रोल, जो कि आपकी इमरजेंसी में भी आप बीच बीच में क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। समझ गए आप लोग पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो इस तरह यहाँ पर क्या होगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या एस्टेब्लिश कर सकती हैं, वो एस्टेब्लिश कर सकती हैं प्रोविडेंट फंड, पीएफ, प्रोविडेंट फंड को एस्टेब्लिश कर सकती है। किस लिए, क्या पर्पज़ रहेगा, फॉर द पर्पज़ ऑफ बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, किसके लिए, बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ can establish provident fund for the benefits of employees and here कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है, एम्प्लॉयज़ भी कर सकते हैं एंड साथ ही सोसाइटी भी, ये दोनों ही को क्या करना पड़ेगा, इसमें योगदान करना पड़ेगा। और कितना कितना करेंगे, 12% एंड सोसाइटी भी कितना करेगी, 12%। ये 12% किसका है, बेसिक सैलरी का। नाउ मूव ऑन सेक्शन 53(2). एक सहकारी संस्था द्वारा, सहकारी समिति द्वारा स्थापित जो भी भविष्य निधि होगी, जो हम प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, वो प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, मीन्स यूज़ ऑफ प्रोविडेंट फंड। हम ये पढ़ रहे हैं कि जो सोसाइटी होती हैं उसका जो भी कारोबार है, जो बिजनेस है, उसमें वो अपना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। ओके, इट कैन नॉट यूज़ दिस प्रोविडेंट फंड इन इट्स बिजनेस। ओके, नंबर बी पॉइंट, सोसाइटी की जो संपत्ति है उसका भी ये हिस्सा कभी भी नहीं होगा। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ असेट्स ऑफ सोसाइटीज़। ओके, नंबर सी, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण की प्रक्रिया के अधीन भी ये नहीं होगा। इट इज़ नॉट टू लाइबल और वी कैन से नॉट सब्जेक्ट टू एनी अदर प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी। तो हम न्यायालय की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कोर्ट की। कोर्ट प्रोसेस से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं या अदर जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी प्रक्रिया, उनकी जो प्रोसीजर होती हैं उसके अंडर में ये लायबल नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि जो प्रोविडेंट फंड है उसके ऊपर 100% जो अधिकार होगा वो किसका होगा, ओनली ऑफ एम्प्लॉय का ही यहाँ पे अधिकार होगा। जिसका पैसा है, जिसकी बेसिक सैलरी से पीएफ कट रहा है और जिसका अकाउंट है उसी का ही यहाँ पर पूरा पूरा क्या होगा, अधिकार होगा। न वो सोसाइटी के कारोबार में यूज़ में लिया जाएगा, न वो सोसाइटी की संपत्ति का हिस्सा होगा, न ही वो न्यायालय या अन्य प्राधिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा होगा। तो कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर नंबर 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।